नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम केवीएस एनवीएस के पीजीटी एग्जाम के लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के इंग्लिश पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखा गया है जिसमें कि आपका एक ब्लैंक है और उस ब्लैंक को आपको एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल के द्वारा भरना है, इफ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता है तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है द अदर डे आई गॉट बिजी एंड हैड डैश लेट लंच एट होम। यहां कहा गया है कि किसी अन्य दिन मैं थोड़ा बिजी हो गया और जिस कारण से मुझे क्या हुआ कि मैं लेट लंच किया अपने घर पर, मतलब किसी काम में व्यस्तता के कारण लेट लंच किया गया। क्लियर है। अब देखेंगे यूं तो हम क्या करते हैं, मील्स के नाम के साथ हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, ब्रंच हो गया, सपर हो गया, डिनर हो गया, इनके साथ हम किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जब ये वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब इनके पहले आप किसी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं जो इसको एक स्पेसिफिक बनाते हैं, तब इनके साथ हम क्या करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे देखेंगे कि आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जब आप किसी खास प्रकार के लंच की बात करेंगे उस समय इसके पहले हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला द लंच दैट आई हैड yesterday was amazing। अब देखेंगे यहां पे किसी खास दिन के लंच की बात की जा रही है, जिस कारण से हम देखेंगे कि इसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि यहाँ जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें आपको यह बताना है कि इस क्लॉज का टाइप क्या है, प्रिंसिपल है, नाउन है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज है। तो सबसे पहले देखेंगे, कहा गया है द पर्सन हु वॉज वेयरिंग ए लॉन्ग लूज कोट इज माई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। अब आपसे कहा गया है ये जो पार्ट है हु वॉज वेयरिंग ए लॉन्ग लूज कोट, यहां तक आना चाहिए इसे। ये किसके बारे में है, तो आप देखेंगे कि ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारे नाउन पर्सन को, और पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस सेंस में हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्योंकि एक एडजेक्टिव ही किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, यहां पे आपके सामने एक वर्ड दिया गया है और इस वर्ड का आपसे पूछा गया है एंटोनिम क्या होगा। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं गॉडी की, तो गॉडी वर्ड जो हमारा है ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है जिसका कि मतलब होता है समथिंग दैट इज सुपरफिशियल, समथिंग दैट इज आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा भड़काऊ हो, कोई चीज जो बहुत ज्यादा दिखावटी हो, उस सेंस में हम क्या करते हैं, आउटलैंडिश या गॉडी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम एक्सेप्शनल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्नामेंटेड वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स हो जाएगा ये हमारा सिनोनिम के रूप में। मतलब कोई भी चीज जो आउटलैंडिश है, कोई भी चीज जो ऑर्नामेंटेड है, तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, ब्राइट, तो इसके सिनोनिम के रूप में आ जाएगा। क्लियर है। चूंकि ब्राइट में भी हम देखते हैं क्या कि कोई भी चीज ज्यादा चमकदार है, ठीक है ना। अगली का मतलब कोई भी चीज जो बदसूरत है। यहां पे देखेंगे कि इन दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। ब्यूटीफुल का हम अगली करते हैं, ना कि गॉडी का। अर्थात ये भी आपका नहीं हो जाएगा, डर्टी, गंदा है। अब एक वर्ड है आपके सामने ड्रैब, तो ड्रैब यहां पे इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। क्योंकि ड्रैब का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो डल है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, ड्रैब शब्द का प्रयोग करते हैं। चीयरलेस यूज कर सकते हैं इसके लिए आप डल का यूज कर सकते हैं। ये चीज देखना है आपको। चीयरफुल जो है चीयरलेस का एंटोनिम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। यहां पे आपसे कहा गया है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई गलती है। तो देखते हैं, कहता है आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक मैं सोचता हूं, मुझे लगता है। आई मेट यू, मुझे लगता है कि हम आपसे मिले हैं, ठीक है ना। ये भी देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द ग्रोसर शॉप, किसी खास दुकान की बात की जा रही है, अर्थात द भी देखेंगे सही है। और एट का हम प्रयोग करते हैं विसिनिटी के सेंस में, कोई भी चीज जो किसी चीज के नजदीक है, ठीक है ना। लोकेटेबल है,
उसके साथ ये भी सही हमारा है। अब देखना ये जो हमारा ना ये क्वेश्चन टैग है, अब यही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहां देख रहे हैं वर्ब हमारा सेकेंड वर्ब का है फॉर्म और ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होता है, जिस कारण से हम देखेंगे कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब डिड हो जाएगा, अर्थात इजंट जो है गलत है, डिड हो जाएगा। और चूंकि ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, डिडंट का प्रयोग कर देंगे। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन आई है और यहाँ आई आ जाएगा, अर्थात पार्ट डी में देखेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई गलती है। नेक्स्ट हमारा कहता है द नीड्स ऑफ एन एस्थेटिक आर फ्यू एंड फार बिटवीन। अब आपसे पूछा गया यहाँ जो अंडरलाइन हमारा पार्ट है इसको बताना है, इसके बारे में बताना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो देखते हैं ये हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल एक प्रकार का क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। तो डिटर्मिनर एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं किस चीज के लिए, कि आगे नाउन आने वाला है। मतलब आर्टिकल इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आगे नाउन आने वाला है और देखेंगे अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। नेक्स्ट हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां पे आपको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है जिससे कि यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाए। कहता है द फैमिली वंस रीजनेबली प्रोस्पेरस इज नाउ स्टिप्ड डैश पॉवर्टी। कहता है जिस परिवार की बात की जा रही है, एक समय था जब वो काफी प्रोस्पेरस था, धनी था, संपन्न था, ठीक है ना, संपदा से परिपूर्ण था, ठीक है। इज नाउ, लेकिन अब उसकी क्या स्थिति है, स्टीप। स्टीप का मतलब क्या होता है, एक ऐसे समझेंगे, ढलान होता है ना किसी चीज का ढलान, तो इसको हम बोलते हैं स्टीप, ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है ना। अर्थात यहां बताया जा रहा है कि एक समय था जब वह संपन्न था और आज क्या है, वो पॉवर्टी से जूझ रहा है। अर्थात स्टीप के साथ हम किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो इन का प्रयोग करेंगे। न ही ऑफ से आप पोजीशन दर्शाना है आपको, न ही विथ का प्रयोग करना है, न ही फ्रॉम का प्रयोग करना है। आपका सही आंसर जो होगा क्या होगा, स्टीप इन, स्टीप्ड इन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है एक वर्ड आपके सामने दिया गया है डेस्टिट्यूशन और इसका आपको बताना है सिनोनिम। तो देखेंगे डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी स्थिति जहां पे कोई सेटल्ड घर नहीं है, मतलब अपने दिनचर्या के लिए, अपने रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए उसे भटकना पड़ रहा है। या यूं कह सकते हैं कि कोई जो यायावर की तरह जिंदगी बिता रहा है, घुमंतु भोटिया की तरह जिंदगी बिता रहा है, जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, उस स्थिति को दर्शाने के लिए हम डेस्टिट्यूशन वर्ड का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसे लोग के पास कोई पोजीशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार के पोजीशन से वो मरहूम रहते हैं। इस स्थिति में इसका जो नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा दैट विल बी पॉवर्टी, व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जो है ना, ये बताता है कि कोई चीज आपके पास है, आप पोजीशन में हो किसी चीज के, आप हर चीज से संपन्न हो। हंगर भूख की बात कर रहा है, यहां बात की जा रही एपेटाइट की, जो कि ये नहीं होगा। वहीं देखेंगे कि वैकेंसी का भी मतलब सिमिलर होता है। ये दर्शाता है कि किसी के पास सेटल्ड होम नहीं है, रेगुलर वर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं ज्यादा तौर पे लाइफस्टाइल को लेकर के, जिस कारण से हम पॉवर्टी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के पोजीशन का अभाव को दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने एक सेंटेंस है जिसमें से आपको क्या करना है, एक अंडरलाइन इडियम का मीनिंग ढूंढना है। कहा गया है देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। आपसे कहा गया है नो लव लॉस्ट का मीनिंग ढूंढना है। देखेंगे बात की जा रही है दो भाइयों के बीच की, और यहां पे कहता है नो लव लॉस्ट। जहां लव ही नहीं है तो लव लॉस्ट कहां से होगा। मतलब एक्चुअली यहां पे बात की जा रही है कि दोनों एक दूसरे से डिसलाइक इस तरह से करते हैं, कट्टर दुश्मन की तरह करते हैं, मतलब ना उनके प्रति कोई सम्मान का भाव है। अर्थात यहां दिखाया जा रहा है कि दे बोथ डिसलाइक ईच अदर। क्लियर है? इस सेंस में हम नो लव लॉस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जिसमें कि आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दिया गया जिनसे कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, एंड दे आर एक्चुअली जम्बल्ड, सो यू हैव टू रीअरेंज देम। क्लियर? तो देखेंगे स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की कहां से की जा सकती है। सबसे पहले देखेंगे हम ही स्पेड अवे, वह भाग गया, तेजी से भाग गया। क्लियर है? अब देखेंगे कि भाग गया इसके पीछे के रीजन को भी दर्शाना है क्या, तो देखते हैं आगे। विदाउट लिविंग अ ट्रेस, बिना अपनी कोई भी ट्रेस को छोड़े हुए भाग गया वो। देखेंगे ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, जब मैं स्ट्रेंजर से पूछा। अब देखेंगे
जब मैं स्ट्रेंजर से पूछा तो वो तेजी से दुम दबाकर भाग गया बिना कोई ट्रेस छोड़े हुए। अब थोड़ा मीनिंग लग रहा होगा, अब थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब एक आ गया लास्ट में हु ही वॉज, क्या पूछा कि आखिर वो कौन था, तो इसे क्या करेंगे आप, यहां से शुरुआत करेंगे। When I asked the stranger who he was, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, इसलिए हम देखेंगे कि ये हमारा कंजंक्टिव हो जाता है, एक कंजंक्शन के तौर पे काम करता है, ठीक है ना। सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे, बेहतर होगा When I asked the stranger who he was, जब मैंने उस अनजान व्यक्ति से पूछा कि एक्चुअली तुम हो कौन, ठीक है ना। तो वो क्या किया, he sped away without leaving a trace, मेरे बात को सुनने के जस्ट बाद वो बिना ट्रेस छोड़े भाग खड़ा हुआ। अर्थात सेंटेंस की शुरुआत होगी सी से, तो देखेंगे जितने भी ऑप्शन है आपके उसमें ऑप्शन नंबर 3 में ही है, सी है, फिर डी हो जाएगा हमारा, फिर हमारा ए हो जाएगा और फिर हो जाएगा हमारा बी। अर्थात देखेंगे सी डी ए बी, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां देखेंगे सी डी बी ए और यहां ए बी है, जिस कारण से हम ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करेंगे। When I asked the stranger who he was, he sped away without leaving a trace. क्लियर है। चलिए आज के सेशन के लास्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है जिसका कि आपको पेसिव बनाना है। तो देखेंगे जब कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हु से हो तो इसका पेसिव जब बनाते हैं ना, तो हु को हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हुम में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाता है बाय हुम। अब देखेंगे जितने भी आपके सामने ऑप्शन है सिर्फ एक ही है जहां पे बाय हुम का प्रयोग किया गया है, लेकिन साथ ही साथ चेक करना नहीं भूलना है, क्योंकि यहां बात की जा रही है टेंस की, और टेंस बहुत प्रभावी होता है। यहां हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडिफिनिट में हम क्या करते हैं, वॉज या वर प्लस हम देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर यू। अब देखेंगे बाय हुम वर यू मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये सब्जेक्ट है, जिसके कारण से हमने देखा इसे ऑब्जेक्ट में बदल दिया। अब ये सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव पैटर्न में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब के बाद आता है, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आता है, जिसके कारण से देखेंगे वर का प्रयोग है, यू हो गया, टॉट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहां पे बात की जा रही है सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, इसकी इंग्लिश हमने रख दिया एट द कॉलेज लेवल, ये हमारा हो गया, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन को छेड़ना नहीं है, हालांकि सारे के सारे ऑप्शंस में ये आपको दिख रहा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसको हम शुरू में भी लाके रख सकते हैं, लेकिन देखना है कि क्या ये सेंटेंस सही है। बाय होम से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वर यू टॉट इंग्लिश, ये भी आपका एक सही आंसर है, लेकिन कोशिश करना है कि ऑप्शन में अगर बाय होम पहले दिया गया है तो यू शुड गो विद दैट। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छा लगा होगा, और चलिए ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे जीवन में तरक्की करते रहिए, और आशा करते हैं कि इस बार आपका केवीएस हो जाए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।